हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। कल शाम एक खबर आई कि एनडीटीवी नई दिल्ली टेलीविजन को गौतम अडानी जो कारोबारी हैं अडानी ग्रुप के, उन्होंने खरीद लिया है। एक बड़ा हिस्सा करीब 30% का स्टेक अब इनडायरेक्टली तरीके से गौतम अडानी के पास चला गया है, जिसके बाद एनडीटीवी पर कंट्रोल होगा अडानी का। उसके बाद से ही बहुत सारे लोग तरह तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं, खासकर जो प्राइम टाइम एंकर हैं रवीश कुमार, उनके बारे में तमाम तरीके की मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी इस्तीफे की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो रवीश कुमार सुधीर चौधरी की तरह काम करेंगे, रजत शर्मा या दीपक चौरसिया की तरह काम करेंगे। कोई कह रहा है कि पत्रकार को नहीं खरीद पाए तो पूरा चैनल ही खरीद लिया। इस तरह की बातें शेयर की जा रही हैं। लेकिन साथ ही मैं ये देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग भी वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, खासकर रवीश कुमार और एनडीटीवी को लेकर वो अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और इस पर दुख जता रहे हैं। वो भी परेशान हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई एक ईमानदार पत्रकार, एक ईमानदार चैनल को किस तरह से जो नरेंद्र मोदी के करीबी हैं गौतम अडानी, उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से हड़प लिया है। इसके बाद जर्नलिज्म का क्या होगा, पत्रकारिता का क्या होगा, सच्चे ईमानदार पत्रकार अब क्या करेंगे, इसको लेकर तमाम तरीके की बातें जाहिर की जा रही हैं। तो आगे इस वीडियो में मैं इस जो प्रतिक्रियाएं हैं उन पर मैं आपको एक डिटेल एनालिसिस करूंगा कि आपको एक समझ बनाने में आसानी हो सके, और साथ ही बहुजनों की प्रतिक्रियाएं भी दिखाऊंगा और एनडीटीवी का असली जो उनका कवरेज का तरीका है उस पर भी हम आने वाले वक्त में, जब ये वीडियो आगे बढ़ेगा आप देखेंगे तो उस पर भी कुछ ज़रूरी सवालिया निशान लगाएंगे, जिसके बाद आपको तस्वीर और साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा खबर मैं आपको समझा देता हूँ। खबर ये है कि अडानी ग्रुप ने न्यू दिल्ली टेलीविजन यानी एनडीटीवी में 29% हिस्सेदारी खरीद ली है। गौतम अडानी के समूह ने कहा कि वो एक ओपन ऑफर भी लॉन्च करेंगे ताकि 26% हिस्सेदारी और खरीदी जा सके। हालांकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड जो सेबी है उसको भेजे नोटिस में एनडीटीवी ने कहा कि अधिग्रहण की जानकारी से उसे नहीं बताया गया था, उसको नहीं मालूम था। एनडीटीवी ने दावा किया है कि उसके संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको नहीं बताया गया था। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि हुआ क्या है। दरअसल हुआ ये कि वीसीपीएल नाम की एक कंपनी है जिससे साल 2009-10 में जो राधिका रॉय और प्रणय रॉय जो एनडीटीवी के मालिक हैं, उन्होंने करीब 403 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। ये एक लोन लिया था उनसे और उसके बदले में उनको एक वारंट जारी किया था हिस्सेदारी का कि इतना बड़ा स्टेक जो है वो आपके पास होगा। अब जो ये वीसीपीएल जो कंपनी है इसको अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। वीसीपीएल अब किसका हो गया? अडानी ग्रुप का हो गया। और उस जो कंपनी के पास ऑलरेडी एनडीटीवी का स्टेक था, जो कर्ज के बदले में उसको वारंट जारी किए गए थे, अब उस पर इनडायरेक्टली किसका मालिकाना हक हो गया? ये हो गया गौतम अडानी की कंपनी का। तो अडानी की जो कंपनी है अब उसमें मालिकाना हक जाहिर कर रही है। इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि भाई हमारा जो आपका जो कंपनी हमने खरीद ली है उस पर अब हमारा जो नेटवर्क है एएमजी मीडिया, उसकी कंट्रोल होगी। और ये जो अडानी ग्रुप का सब्सिडरी बॉडी है एएमजी नेटवर्क, इसके टेक ओवर क्योंकि इसने वीसीपीएल को कर लिया है, तो अब उसकी जो हिस्सेदारी थी, उसका जो शेयर था, नेटवर्क था, वो अब हमारा हो गया। तो इस तरीके से अडानी ने इनडायरेक्टली तरीके से कहें कि एनडीटीवी का स्टेक अपने पास ले लिया है। इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि हमको बताया नहीं और ये इन्होंने कर दिया। लेकिन ये मतलब इसमें अब ये कोई कंपनी से आपने कर्ज लिया हुआ है, उसको आपने नहीं चुकाया है, अब वो कंपनी अगर अपने आप को बेच देती है, उसको कोई खरीद लेता है, तो वो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि उसके शेयर, उसकी देनदारी लेनदारी सब जो है फिर वो उसकी मालिकाना कंपनी के पास चली जाती है। तो इसमें टेक्निकल पॉइंट पर गौतम अडानी का पलड़ा भारी है। कर्ज लिया था इन लोगों ने बहुत पहले 403 करोड़ का, लेकिन कर्ज नहीं चुकाया। इतना लंबा वक्त हो गया है ना, 11-12 साल हो गए हैं, अभी तक आपने उसको कर्ज को नहीं चुकाया। तो अब उस कंपनी ने अगर अपने आप को बेच दिया है किसी कंपनी को, तो फिर इनडायरेक्टली आपका जाना ही होगा आपको। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि गौतम अडानी की जो कंपनी है एएमजी नेटवर्क्स मीडिया, उसके पास ही एनडीटीवी का मालिकाना हक चला जाएगा। ये खबर है। एक खबर आपको समझ में आ गई। लेकिन अब जो बहुजनों की प्रतिक्रियाएं हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि जो रवीश कुमार हैं वो एक ईमानदार पत्रकारिता करते हैं, एक दिलेर वाली पत्रकारिता करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, वो भी ऐसे माहौल में जब पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है।
उस समय पर वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो अब उनका क्या होगा? क्या वो गौतम अडानी की कंपनी जब ये एनडीटीवी बन जाएगी तो क्या वो काम करते रहेंगे या उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनकी नौकरी चली जाएगी? इस तरह की बात कर रहे हैं और खासकर बहुजन समाज के लोग काफ़ी परेशान हैं। बहुत सारे लोग रवीश कुमार को दलित पत्रकार भी समझते हैं। मेरे को कई बार लोगों ने बोला है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, दलित तबके के बड़े पत्रकार हैं रवीश कुमार, लेकिन असल में रवीश कुमार जो हैं वो ब्राह्मण हैं। उनका पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है। तो उनकी जाति को लेकर भी, क्योंकि वो कुमार सरनेम लगाते हैं, तो उससे भ्रम हो जाता है। पूरा नाम रवीश कुमार पांडे है उनका नाम। लेकिन इसके अलावा जो उनकी पहचान के पैमाने हैं वो हम उनके काम को देखते हैं। क्या सिर्फ सत्ता से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना ही आपके बड़े पत्रकार या फिर शानदार पत्रकार होने की एकमात्र कसौटी है? ये हमें बहुजन नजरिए से समझना होगा। पत्रकार का काम है सरकार से सवाल पूछना, जो गलत है उसको गलत कहना, नीतियों पर सवाल या निशान लगाना, और जो पीड़ित वंचित तबका है उसके पक्ष में काम करना, उसको न्याय दिलाना। ये ही पत्रकारिता का पैमाना है। अब इस पैमाने पर जब हम किसी पत्रकार की पत्रकारिता को देखते हैं, उसके काम को देखते हैं, तो हम इस बात पर भी सवाल करेंगे कि आप जब वहाँ उस चैनल में थे तो आपके न्यूज़ रूम में कितनी डाइवर्सिटी थी? क्या सभी जातियों के लोग वहाँ पर आपने उनको प्रतिनिधित्व दिया था? आपके न्यूज़ रूम में कितने दलित पत्रकार हैं, ओबीसी पत्रकार हैं, आदिवासी पत्रकार हैं, पसमानदा पत्रकार हैं? चूंकि आप सब वो जो पत्रकारिता है उसको बहुजन बहुत पसंद करते हैं, एक बड़ा दर्शक वर्ग है आपका, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उनको उचित प्रतिनिधित्व अपनी न्यूज़ रूम में भी दें? तो जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो एनडीटीवी में शायद एकमात्र दलित कोई जर्नलिस्ट हैं और 2 ओबीसी जर्नलिस्ट हैं, जो अभी तक ऐसी अनकन्फर्म्ड जो रिपोर्ट है, हालांकि कोई डाइवर्सिटी रिपोर्ट उन्होंने जारी नहीं की है, लेकिन वहाँ पर जो जातीय विविधता है वो नहीं है। ज़्यादातर लोग सवर्ण ही वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया जाति के ज़्यादातर लोग, यही सब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो बहुजनों की न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी नहीं है, ये सवाल उठता है। इसके अलावा हम कैसे आंकते हैं कि क्या बहुजनों की जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उस पर आपने पिछले दिनों रिपोर्टिंग की, आपने कोई कैंपेन चलाया, बहुजनों के साथ जो हकमारी होती है उस पर आपका क्या स्टैंड था? तो उस मामले में भी हम देखेंगे तो एनडीटीवी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत जो मनुस्ट्रीम मीडिया है उससे बहुत ज़्यादा कुछ अलग है। यहाँ बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी पर सारा खेल चलता है। जिस तरह से जिनको रवीश कुमार गोदी मीडिया कहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बनाते रहते हैं, उसके आलोचना के नाम पर एनडीटीवी का काम चलता है। यानी वो सरकार के गीत गाते हैं और ये लोग सरकार की आलोचना करते हैं। इनका दोनों का काम वही है। पक्ष में एक कोई सुधीर चौधरी या फिर रजत शर्मा तरह के ब्राह्मण सवर्ण लोग हैं और विपक्ष में फिर रवीश कुमार पांडे जैसे सवर्ण ब्राह्मण व्यक्ति हैं। तो पक्ष भी तुम विपक्ष भी तुम वाला खेल है यहाँ पर, ये समझना होगा। मुद्दों की बात करें, पैनल डिस्कशंस की बात करें, कितनी डिबेट आपने की, आप आंकड़े देखें, पिछले जाके इनके वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप दर्शक हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम से जोड़ के सरकार के साथ एक कहीं की मुठभेड़ की स्थिति बनाकर ही उसको पेश किया जाए, या फिर बहुजन समाज से जुड़े मसले उन पर भी कोई काम किया जाए? एनडीटीवी के पैनल डिस्कशन के कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट्स देखिए आप। जो उसके बाद मैं आपको एक डेटा बताऊंगा, चौंकाने वाला डेटा है। रवीश कुमार हैं साथ में, शर्मिष्ठा मुखर्जी, अभय कुमार दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, दिलीप पांडे, 4 ये पुरुष ब्राह्मण, 1 महिला ब्राह्मण, तो 5 ब्राह्मण मिलके किसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं और उसकी खबर में पैनल डिस्कशन में ये लोग चर्चा करें, सारे सवर्ण ब्राह्मण। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा मैं आपको दूसरे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ इसी तरह के। एक और स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देखेंगे ये अयोध्या मसले पर इनकी बहस हो रही है। इसमें जो सरनेम है वो देखिए, संजीव तिवारी, रामदत्त त्रिपाठी, के मिश्रा, आशीष भार्गव, कादम्बिनी शर्मा। एंकर भी ब्राह्मण हैं। जो पैनलिस्ट हैं जो उसमें चर्चा में भाग ले रहे हैं, चारों के चारों ब्राह्मण। ये आप देखिए, आंकड़े आपके सामने आप देखेंगे, पूरा का पूरा आप देखिए स्क्रीन पर, नाम देखिए, संजीव तिवारी, रामदत्त त्रिपाठी, के मिश्रा, कादम्बिनी शर्मा। इस तरह के स्क्रीनशॉट जो हैं ये आपको देखेंगे। अब एक और देखिए, अभिज्ञान प्रकाश इनके एंकर थे, उनका पैनल डिस्कशन की चर्चा देखिए। अभिज्ञान प्रकाश, पीटी आचार्य, मनोज मिश्रा, सौरभ भारद्वाज, प्रभात झा।
यानी कि 4 ब्राह्मण एक भूमियार ब्राह्मण, सारे के सारे ब्राह्मण ये चर्चा कर रहे हैं। अब एक आंकड़ा देखिए, ऑक्सफैम और का एक सर्वे था, हु टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स, ये उनका सर्वे था। अब इस स्टोरी में जो एनडीटीवी के बारे में उनका डेटा है वो है कि किन जो लोग हैं जिसमें अपर कास्ट के पैनलिस्ट को सबसे कितनी भागीदारी थी, जो इनके पैनल डिस्कशंस होते हैं उसमें अपर कास्ट के कितने ज़्यादा लोग थे, तो उसका परसेंटेज एनडीटीवी का इन्होंने दिया है। और इस एनडीटीवी में इन्होंने लिखा है कि 71.4% जो हैं सवर्ण अपर कास्ट, जिसमें शुद्ध रूप से ब्राह्मण पैनलिस्ट शामिल थे। ये एनडीटीवी का आंकड़ा है जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में सामने आया था, रिसर्च सर्वे है। 71 पॉइंट जो है 4 ये आंकड़ा, जिसमें जो शामिल होने वाले वक्ता हैं, एंकर हैं, पैनलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सब के सब सवर्ण हैं। ये आप आंकड़ा देख के अंदाज़ा लगाइए कि हमारे लोगों को क्या आपने भागीदारी दी, अपने पैनल डिस्कशन में शामिल किया, चर्चा में बनाया, या सिर्फ उनके ऊपर जब एट्रोसिटी हो जाए, हाथरस जैसा कोई मामला आ जाए या फिर जालोर जैसा मामला आ जाए तभी आप रिपोर्टिंग करेंगे। अन्य दिनों में जो बहुजनों की हकमारी होती है उस पर आप कोई खबर किस तरह से करते हैं, ये सवाल होता है। क्या जातिवाद जनगणना जो ओबीसी समाज के लिए इतना ज़रूरी मसला है, क्या उस पर कोई कैंपेन, बढ़िया रिपोर्टिंग, अच्छे तथ्यात्मक रूप से कुछ काम किया गया है? आप देखेंगे नहीं। जातिवाद जनगणना पर तो संकेत उपाध्याय जो एनडीटीवी में ही काम करते हैं, इनके एंकर हैं, उन्होंने तो सरेआम वीडियो में कहा कि ये बहुत ख़राब चीज़ है, ये अभी जातिवाद जनगणना की मांग कर रहे हैं, बाद में जब जनगणना हो जाएगी तो ये लोग आरक्षण मांगेंगे और 50% से ज़्यादा आरक्षण मांगेंगे, तो ये सारा खेल आरक्षण का है, नहीं होनी चाहिए, ये उनके व्यक्ति ने कहा। एनडीटीवी के ही अखिलेश शर्मा एंकर हैं, उन्होंने सरेआम किस तरह से जातिवादी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, असुर जाति के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और भी वो लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो आपका काम है, जो आपके शो हैं, रिपोर्टिंग है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, अगर उसको आप सिर्फ सरकार से जोड़ दें और उसमें हिंदू मुस्लिम वाला ही मामला जोड़ दें और उसी पर आप देखेंगे तो सारा का सारा जो बहुजन संघर्ष है, जो बहुजनों की लड़ाई है, जो बहुजनों के मुद्दे हैं, वो गायब हो जाते हैं। आप हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम बाइनरी के आधार पर नहीं तय कर सकते। यही हम मनोमीडिया को भी बोलते हैं और फिर यही कथित लिबरल मीडिया के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुजनों की लड़ाई समानता के लिए है, जुडिशरी में आरक्षण को लेकर है। आप देखेंगे लेटरल एंट्री में जिस तरह से सवर्णों को भरा गया उस पर कितनी रिपोर्टिंग हुई है, जो दलितों के खिलाफ क्राइम बढ़ता जा रहा है उस पर कितनी रिपोर्टिंग हुई है। ये ऐसे मसले हैं। जातिवाद जनगणना का मसला आप ले लीजिए, हमारे लोगों के जो हकमारी हो रही है वो मसले ले लीजिए, उस पर कोई कैंपेन स्टाइल आप रिपोर्टिंग नहीं देखेंगे। एक कहें कि मिडल पाथ पर इधर उधर होके हुए बच बचा के निकलते हुए काम चलता है। ये एक ज़रूरी आप देखेंगे यहाँ पर पहलू नज़र आता है मुझे इनकी रिपोर्टिंग में। तो रवीश कुमार का हम बहुत सम्मान करते हैं। इस दौर में सरकार से सवाल पूछना बहुत बिल्कुल साहस की बात है, लेकिन हम जब आपकी पत्रकारिता को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे मसले वहाँ पर कहाँ हैं। कोई वहाँ पर उनके पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई उनसे सवाल लगाकर किसी और के पक्ष में रिपोर्टिंग कर रहा है। क्या यही एक पैमाना हो सकता है किसी को अच्छा पत्रकार कहने का, उनकी रिपोर्टिंग को जज करने का? या हम अपनी बहुजन वैचारिकी के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, जो संघर्ष है, उसकी दास्तान आपके यहाँ कितनी दिखाई देती है, उस पर भी हम लोग सवालिया निशान ज़रूर लगाएंगे। इस बारे में मैं कुछ ट्वीट आपको पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर दिलीप मंडल ने ट्विटर पर लिखा है, आप वो पढ़िए। वो लिखते हैं, बीजेपी के किसी भी वोटर ने रवीश कुमार का शो देकर अपना वोट नहीं बदला होगा। वे बीजेपी विरोधियों के बीच ही क्रांति कर रहे हैं। मुसलमानों को उनके शो गुदगुदाते हैं, लेकिन इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। मुझे नहीं लगता कि नए स्वामित्व वाले एनडीटीवी में उनका शो बंद होगा। आपकी क्या राय है? प्रोफेसर दिलीप मंडल ने एक पोल कराया है जिसमें 34% लोगों ने कहा है कि रवीश का शो बंद होगा और 66% लोग कह रहे हैं रवीश का शो बंद नहीं होगा। ये उनका कहना है। तो ये आप देखेंगे कि सत्ता के साथ खिलाफ कुल मिलाकर मध्यम मार्ग पे चलते हुए एक सामंजस्य की स्थिति सी बनी हुई है कि जो विरोधी हैं वो उधर चले जाएं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उधर चले जाएं। तो पक्ष भी तुम, विपक्ष भी तुम, और न्यूट्रल तो तुम जन्मजात हो। ये वाला मामला जो है ये बड़ा गंभीर है, इस पर हमें समझना होगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है, अशोक स्वैन है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, वो आपको मैं पढ़ाता हूँ। वो लिखते हैं, I am glad that Adani is buying NDTV. In this fight, those who stay in the middle do the most damage.
अशोक स्वैन लिखते हैं, प्रोफेसर हैं, यूरोप में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि जो इस तरह से बच-बचा कर निकलते हैं वो ज़्यादा डैमेज करते हैं। जब माहौल इस तरह का हो तो आपको एक पक्ष तो चुनना ही पड़ता है। आपको कम से कम वो अपनी राह दिखानी चाहिए। तो इनका एक नज़रिया है इस पर। तो रवीश कुमार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन एनडीटीवी के मालिक ब्राह्मण हैं, वहाँ काम करने वाले लोग ब्राह्मण हैं, सवर्ण हैं, वहाँ पर नौकरियाँ उनको मिलती हैं, उनके पैनल में भी सवर्ण लोग आते हैं, उनके मुद्दे भी वैसे ही होते हैं, चर्चा में भी वही लोग रहते हैं। तो जो मतलब सत्ता का करीबी व्यक्ति होगा वो रजत शर्मा ब्राह्मण के पास जाएगा, और जो सत्ता से सवाल करता होगा या सत्ता को नापसंद करता होगा वो रविश कुमार पांडे नाम के ब्राह्मण के पास जाएगा। खेल दोनों तरफ का यही है, वो पक्ष में ये विपक्ष में काम चल रहा है। बहुजन मसले गायब हैं, बहुजनों की रिपोर्टिंग, बहुजनों के मुद्दों पर काम उस तरह से आपको नजर नहीं आएगा। तो हमें इस चीज को लेके थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। दैनिक भास्कर पर जब रेड हुई थी तो लोगों ने खूब हंगामा किया था, ये कहा था कि अरे मीडिया का गला दबा दिया, मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं दे रहे। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से दैनिक भास्कर ने जालोर के मामले में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की, जातिवादी नज़रिए से रिपोर्टिंग की और बहुजनों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। तो हमें ये समझना होगा कि मीडिया में तमाम लोग आपका भरोसा जीतते हैं, अपना एजेंडा सेट करते हैं। मास मीडिया में ये एजेंडा सेटिंग की भाषा होती है। तो एजेंडा सेटिंग होती है किस तरह से भरोसा जीत कर फिर उसको मोल्ड कर दिया जाता है। एनडीटीवी ने तमाम अपने ओपिनियन पोल में, सर्वे में आखिर में हमेशा बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाई है। आखिर में वो यही कह देते हैं कि आएंगी तो मोदी जी, आएंगे तो बीजेपी। तो उस तरह से हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्रिटिकल होके। रवीश कुमार क्या करते हैं, एक सम्मानित नाम है, बड़ा नाम है, अगर उन्हें ये चैनल छोड़ना भी पड़ता है तो वो अपना काम कर सकते हैं और अपना चैनल शुरू करते हैं और यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, अपना कोई मीडिया पोर्टल खोल सकते हैं। तो उनके पास विकल्प हैं बहुत सारे, लंबे समय से वो जर्नलिज्म में है, ठीक ठाक उन्होंने अपना नाम कमाया है, वो काम कर लेंगे। लेकिन बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका असली मीडिया बहुजन मीडिया है। बहुजन मीडिया को ताकतवर बनाएं, बहुजन मीडिया का साथ दें। बहुजन मीडिया आपके मसलों का जो ज़रूरी होते हैं उस पर ज़रूरी रिपोर्टिंग, विश्लेषण, खबरों को आपके सामने तथ्यपरक रूप से लेकर आता है। तो उसका साथ दें। आपसे अपील है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, परेशान ना होइए। ज़रूरी नहीं है कि कहीं धुआं उठ रहा हो तो आग लगी है, हो सकता है कि कहीं पर गोबर जल रहा हो। एक बार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने ये बात ट्विटर पर लिखी थी, तो वही आखिरी में मैं आपसे संदेश दे रहा हूँ। ये वीडियो कैसा लगा है, बातचीत कैसी लगी, आप ज़रूर लिखें और आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।